Right. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हमारे साथ हैं आज सर फैसल जैदी। वो एक पॉलिटिकल और सोशल साइंटिस्ट हैं और लास्ट 25 ईयर से वो पढ़ा रहे हैं एंड उनका बहुत ही वंडरफुल कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिकल साइंस फील्ड में, और उनकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे लाइक अपना लोहा मनवा चुके हैं। एंड आई एम also the one of his student. So, Assalamu alaikum, sir. वालेकुम Welcome, sir. अस्सलाम जी। थैंक यू। How are you, sir? आई एम फाइन जी। आप कैसी हैं? क्वारंटाइन चल रहा है? जी सर, क्वारंटाइन चल रहा है और हमने थोड़ी सी एक्टिविटी शुरू की है इट इज रिगार्डिंग टू डिफरेंट issues. So I have started podcast on different programs. सर इस podcast से पहले मैंने और भी लाइक जो जितने भी प्रिवेलिंग इश्यूज हैं इस टाइम, क्योंकि कोरोना की वजह से लोग बहुत ज्यादा पैनिक हुए हैं और कोरोना को ही डिस्कस किए जा रहे हैं, और कोरोना को भी हेल्दी फॉर्म में डिस्कस नहीं कर रहे, उसके और डायमेंशंस नहीं डिस्कस कर रहे। या तो औरतें जो हैं वो अपने कुकिंग स्किल्स ब्रश अप कर रही हैं, या या जो आदमी है वो जो है लाइक काफी सारे इश्यूज काफी बढ़ गए हैं, क्योंकि हम लोग सब कॉन्टिनेंट के लोग और स्पेशली घूमने फिरने वाले लोग, खाने पीने वाले लोग, और घर में इस तरह से बैठना, और अभी तक मतलब स्पेशली जो साउथ एशियन कंट्रीज में जो अंडर डेवलपिंग या डेवलपिंग कंट्रीज हैं लाइक पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, तो सर उसमें तो हम लोग अभी तक डिजिटलाइज वर्ल्ड को एक्सेप्ट भी नहीं किया हमने अभी तक। लाइक वी आर फॉलोइंग सेम थिंग्स। तो सर इसमें एकदम से, क्योंकि we were not prepared for this pandemic psychologically, mentally and on any level, तो एकदम से इस तरह का पॉज आना, और उसमें जो है लाइक फॉरन से कोई भी ह्यूमन माइंड जो है वो इतनी जल्दी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं शो करता, एकदम से जो है वो करे। तो सर regarding to these issues, regarding to these realities, I have decided to especially debate on very important topic, like which is my favorite too, and which is my most research topic is globalization and nationalism. Right, right. सर इस पे लास्ट 2-3 ईयर से जो है इस पे डिबेट भी चल रही है ग्लोबलाइजेशन और नेशनलिज्म में, काफी कंट्रोवर्शियल डिबेट और काफी confusing debate. Means some researchers and some economists and world leaders and on like World Economic Forum and on many audience and on many avenues, on many platforms, on many international platforms, like debaters and researchers and like every field expertise is talking on globalization and nationalism, because globalization में ही सारे issues हैं और nationalism में ही सारे issues हैं। तो सर ग्लोबलाइजेशन को बहुत सारे लोग मैनेज करने को कह रहे हैं, बहुत सारे लोग रिवर्स करने को कह रहे हैं, बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट हैं। हम लोग ग्लोबलाइजेशन 4 में वी आर लिविंग इन राइट नाउ ग्लोबलाइजेशन 4, बट व्हेन पीपल से दैट वी डोंट एक्सेप्ट ग्लोबलाइजेशन एंड वी डोंट लाइक ग्लोबलाइजेशन, तो इन स्टेटमेंट्स की सर बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि ये लोग किस तरह से कहते हैं। सर अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग, जब एक स्टूडेंट या जब एक कॉमन मैन उसकी जो बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है ग्लोबलाइजेशन को लेके, सर एक बेसिक डेफिनेशन तो इसकी ये है ना कि मूवमेंट ऑफ आइडियाज, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड मूवमेंट ऑफ दिस एंड दैट। लोग हिस्ट्री में नहीं जाते इतना, जैसे कि एक सोशल साइंटिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस जो ग्लोबलाइजेशन को जिस तरह से डिस्क्राइब और नरेट करते हैं कि इसका ये फेज है, इसका ये फेज, तो जिस तरह ग्लोबलाइजेशन like life is a creative process, evolutionary creative process. तो ग्लोबलाइजेशन जब हम पैदा हुए थे तब से ही स्टार्ट हो गई थी, और like it has evolved now. तो अब हम ग्लोबलाइजेशन के 4th फेज में हैं, जिसमें हम लोग टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, जिसमें हम लोग साइंस की मिरेकुलस थिंग्स देख रहे हैं, मिरेकुलस अडैप्टेशन लाइफस्टाइल हम लोग अडॉप्ट कर चुके हैं। तो सर उसको लोग मेंटली नहीं एक्सेप्ट कर रहे, लाइक मेंटली इस तरह से कि पीपल आर सेइंग, इवन डिबेट, इवन रिसर्चर्स एंड expertise are saying that we have to reverse this process.
So, sir, my question is that and the new thing is economist sir economist एक हैं वो है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से एंड ही इज एन ऑथर ऑफ द न्यू बुक द लेबलिंग जिसमें सर वो बात कर रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज डेड completely dead and we need to work on new world order. Right. तो सर जिससे मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करती और उन्होंने इस चीज को जस्टिफाई किया है अपने एक्सपेक्ट से कि वर्ल्ड जिस तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुकी है और हो रही है वो इस तरह से हो रही है कि लेवलर पे उन्होंने दो मोड्स बताए हैं कि दो चीजों पे जो है अब दुनिया डिफाइन होगी और दुनिया को देखा जाएगा जैसे उन्होंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन डेड है तो हमें आगे क्या देखना होगा आगे हमें मल्टीपोलरिटी देखनी होगी लाइक इमर्जेंस ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बेस्ड ऑन larger regions of colored by leveler and Lewisian mode of governance. Right. सर और जिस उन्होंने लेवलर के बारे में सर लेवलर एंड जो लिविसियन है वो ये है कि दे आर स्टेट मैनेज सोसाइटीज विद फीवर लिबर्टीज जिसमें चाइना आता है रशिया आता है और लाइक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज एंड बाल्टन स्टेट्स भी आती हैं और सर लेवलर जो कंट्रीज हैं उसमें they talk about democracy and they were in 16th century they were the true gems of European culture so they talk about democracy and they are the I think leaders of democracy तो सर इसमें अब इसमें एक और डिबेट है कि पहले तो ये बात कि आप इस चीज पर कमेंट करें डू कमेंट ऑन दिस के how we can say that globalization is dead like we are right now in globalization 4. So how we can say globalization is dead? Firstly, globalization is not dead. I think those who are saying that globalization is dead, they are jumping to a conclusion. Globalization has different dimensions. What we are currently experiencing after this pandemic is the collapse or you can say breakdown of economic globalization. Now, people are trying, the nation states are trying to restart or jumpstart the economies again and try to develop that supply chain, try to reinstate that, try to rebuild that supply chain that has been broken. Other aspects of globalization are very much intact. In fact, they have increased. For example, digital globalization has increased. Right now, you and me, we are discussing things on internet. So therefore, and I can also give you an example of Australia, where almost 100 newspapers, regional newspapers, they have shifted to digital print. Now their physical printing, paper printing has been stopped because of COVID-19. So therefore, there is a dramatic change. Digital globalization is very much there. This economic factor is, or economic dimension of globalization has been damaged, which needs to be repaired. But your question, the second part of your questions, the question regarding the globalization of the fourth phase. I sincerely believe that after this pandemic or during this pandemic, we have already entered into the fifth phase. It is something new. And I strongly believe that fourth phase is over. The fourth phase of globalization was very cruel. You see what has happened, that in the name of globalization, capitalism has enabled the rich to accumulate wealth. You'll be surprised to know that even during these 3 months of pandemic, the rich 1%, they have increased their wealth. $565 billion have been increased in the wealth of the rich by just opening this stock exchange, the Wall Street. So what we are saying is that in the new phase, people are demanding that it should be just, equal distribution of wealth should be there. And this pandemic has exposed
the neoliberal claims of freedom, of Sustainability. welfare state, and so forth. And what we have experienced is that even in the developed world, healthcare system was not equipped, was not Yes. developed enough to take care of the people. And therefore, you can see that there was a health crisis in the UK, in America, in Italy, in Spain, in UK. And we are talking about the developed world itself. What to talk about poor countries like Yes. Pakistan, the other poor countries all over the world, they are suffering a lot. So therefore, yes, there are different calls that globalization should be just. It should be two-way. It should not be one way. So far, in the fourth phase of globalization, which I believe is over, and we are entering, or we will be entering very soon, as things will get better, into the fifth phase, where capitalism has to reform or wither away once for all, right? And there should be some arrangement where uh, the flow of capital should be two-way rather than one way towards the developed countries. So this is very much what you have asked. I have tried to be brief about it. Sir, how it can be? Can you explain it? We have to get rid of the 1% we are talking about. We have to stop this exploitation that is being done. Sir, So, how it can be? They are controlling the masses, and they are the like new neo imperialist or new hegemonic like people all over the world. Like these 5 or 10 people who have increased their wealth during this pandemic. mhm. So surprising, and so it was at the same time it was so horrible. No, you But see, but what is happening? What is happening, as you are saying, there are two things. One thing is that we say that, okay, they will understand on their own and they will become benevolent and they will start sharing. No, they will not start sharing their resources with us. Only because they have a flashback or they just wake up from the pangs of consciousness. No, this will not happen. What is happening? And again, United States of America is a big example. The fissures in society, the cracks in the society that were hidden are now exposed because there is an economic crisis. When there is economic, you can say, boom, these fissures are somehow the other are hidden. But when we see the kind of mass scale unemployment in United States of America, where we are talking about almost 42 million people losing their jobs, these frustrations and these cracks in the society, racism was there. Racism was there for the last 200 years. There were some revolts like Martin Luther King Jr. and so, and then there was a, you can say, a period of sort of uh, adjustment or sort of calm. But again, those fissures have come out, those fractures have been exposed, and people are on the streets protesting and demanding equal rights. So these cracks of the society, they will open up because of this crisis, and then the state will be forced to basically make these multinational companies or these billionaires to bow down in front of the state. So what I foresee in the next coming years is state coming down very strongly and try to appease these angry masses, right? State needs to spend money on healthcare. From where they will get that money? People don't have the jobs. How can they pay the yes, taxes? So they have to basically go and tax the rich. They have to take that money away from them and start spending on those people, because if they will not feed these people, they will come out for them.
So the conditions will force the states to do something and resolve the issue. Now it's up to the people basically how uh, actively they organize, they form pressure and put that pressure on the state to do it as soon as possible. So in the fifth phase, we will see new dimensions of globalization, and our you can say uh, demand is, or our thinking is, that it should be equal this time. It should not be one way. So this is what it is. Sir, here my question is that, like you are saying that, okay, globalization 4 is over and now fifth phase of globalization has been started. और sir इसमें जो है वो, and you are saying you are convinced that authoritarian regimes will Emerge, be yes, will emerge. emerge, will States emerge. will be more. You can say they will basically try to enforce their policies. Before that, it was market that was dominating. State was going in the background. This is what neoliberal democracy was all about. Let the markets dictate. But now the state has to dictate to the markets what is required and what is not. Okay. But sir, how where we can see authoritarian regimes in the world, like Levantine states, like China and Russia, like South Exactly. Asian states, but Look what has happened. where we can see in America and Europe. You see what has happened. We have a very, you have given a very good example. What has happened in China? China is the only state that has very effectively tackled this pandemic because they have a stronger state, and they have locked down Wuhan city. They have monitored each and every citizens. Yes, we can debate this is good, this is not good, why this state surveillance and so forth. These are debates. But the matter of the fact is that the only countries, the countries that have managed to fight COVID effectively are authoritarian regimes, and they have managed it well than other countries. All other these so-called social democracies or liberal democracies have failed to protect their citizens. So therefore, Yes. we have to. The only lesson we can learn is that if this pandemic moves on and goes into the second phase or the second wave, there will be no other option but for the states to come back and play their part. For example, what will happen to 4.2 million Americans? How can state provide social security and healthcare to all these people when they have no jobs with them? So therefore, eventually, state has to get this money from somewhere. For So example, if sir, from states, I have lost my job, I can't pay taxes. I will not buy anything from the market because whatever I am getting, even if state is providing me some money, it will be spent on food. So market has to run. There should be a demand, and to meet that demand, the industrialist or the capitalist is producing stuff. So what we are looking at is a total disaster. Have you got my point? yes, I got your point. Okay. सर ये दोबारा से बीच में थोड़ा सा हो गया था नेट का इशू, आप दोबारा से ही बोल दें, रिपीट कर दें. Like basically, I was trying to say that whenever there is a demand, only then the industrialist or the supply side will produce things to meet that particular demand. If people are jobless, they don't have money, what they will buy? So there will be no demand.
to create that demand, state has to enable these peoples to have job or enough money to go out and buy things. So far, what we are seeing is this artificial boom in the Wall Street, and resultantly, what has happened that which we have already discussed, that the rich is becoming richer, Richard. Yes. and on the other side, every week we are looking at the figures of unemployed going up and up and up. Yes. So therefore, I foresee that state will be forced to tax the rich or try to check them, and it will be the need of the hour. Otherwise, it is not possible. These people will come out on the streets, and it will be a very bad thing for many states in the world. सर बिफोर पेंडेमिक भी तो यही हाल था, मतलब फ्रांस में भी लोग निकले हुए थे, Yes, चाइल्ड में लोग yellow निकले jacket, हुए the थे. yellow jacket movement we were talking about, Yes, yellow movement. and Yes. that was a very good example of that. But at that time, there were indications of an economic collapse. There was Yes. indication of economic recession. But what has happened right now? We can see a complete breakdown. It is worse than a recession right now. It's a complete breakdown of supply chain. On my सर table, इधर मेरे yes, carry on. सर इधर मेरा ये एक और क्वेश्चन है, जैसे भी आपने कहा कि अथॉरिटेरियन रिजीम इमर्ज होंगे और डिमांड क्रिएट की जाएगी, लोग बाहर निकलेंगे, ऑब्वियसली जॉब है, दे नीड लाइक उन्हें नीड है, उन्हें रहना है. तो सर अभी इस टाइम स्टेट्स भी तो बहुत वीक शो कर रही हैं, तो स्टेट्स को कौन फीड करेगा? यही जो टॉप बिलियंस लोग हैं वही लोग ही तो they have to take it away from the rich. Otherwise, it's not possible. आप दुनिया के top 5 people, if you take money from them, you can feed the population of many countries. Sir, abhi sir, I agree with you on this point. Like they must take the to balance the economy or to run the economy. They should take from these manipulated and exploited rich people, like who are taking 99% from the world, from the people. So sir, okay, this is the sir. How it can be practical? I have told you that it will become practical because as people are pushed to the wall, they have no other option but to come out and put pressure on the state. जी जी. अभी आप पाकिस्तान की एग्जांपल देकर I will try to explain what has happened yesterday. The government of Pakistan has fired almost complete labor force of steel mill. आज की figures ये हैं कि if this pandemic goes on, 3 million people in Pakistan will be jobless, right? Already Pakistan is facing dire and extreme poverty. 25% of our population is living below the poverty line. And the problem coupled with the locust attack, the majority of population that is living in the villages of Pakistan, they will come out. So state has to feed all these people. State पैसे कहाँ से लाएगी? नोट छाप के तो नहीं दे सकती. State has to tax the rich. This is the only option. And if they do not do that, they won't be able to feed these people. They won't be able to provide health care. Okay, we are not talking about, वैसे तो इस वक्त अमेरिका में ये बात हो रही है कि बेसिक ह्यूमन जो फैसिलिटीज है उसमें इंटरनेट भी एक फैसिलिटी है. बट वी कंसिडर इन द थर्ड वर्ल्ड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इज अ लग्जरी. लेकिन फूड तो on all standards, food, shelter, health, and education, these are the basic necessities, and state is responsible. Otherwise, people will stand up. They will come out. So and they must. They will, G, when there will be no food.
वो फैज साहब कहा करते थे कि भूखे को चांद में महबूबा नहीं रोटी नजर आती है. So therefore लोगों को रोटी चाहिए. ये हमारी बेसिक जरूरत. Again, I'm saying if they are not coming out right now, they will in the next few months' time if states do not do what is required to be done. Okay. तो सर ओके सो ग्लोबलाइजेशन से हमने 3 पॉइंट्स निकाले हैं जो इसके अब तक के हम लोग वी हैव ऑलरेडी एंटर्ड इन फिफ्थ ग्लोबलाइजेशन 5 एंड द सेकंड थिंग इज पीपल लाइक state their authoritarian regimes will sorry, you're breaking up. And they have to take taxes. The first thing is you are saying that we have already entered in globalization fifth phase. We like authoritarian regimes will emerge and state will be the responsible of food, health and all these basic necessities. So to now we are not facing just economic recession, but we have faced economic collapse of the 21st century. So sir, after this, to cure this, state must collect taxes from the rich people who are having the 99% of all over the world. So this thing, and the fourth thing is that people will come out if it will not be. Yes, of course. People will come out. People will come out. Okay, sir. Okay, sir. Second question is how you can see like globalization के साथ साथ like जैसे अभी बात हो रही है कि globalization इसका को रिवर्स करें या ग्लोबलाइजेशन डेड है या ग्लोबलाइजेशन हम मानते नहीं, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते. इसके बारे में जो मिथ्स हैं और इसके बारे में जो बातें हैं सर, उसमें फिर नेशनलिज्म भी आ रही है. लाइक नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट जब इमर्ज हुआ था, तो 18-19 सेंचुरी में 20th सेंचुरी में nationalism is something else. Like पहले nationalism थी same people, same identity, same culture, same community, same territory. That was called nationalism. Now we are living in globalized world and we are living in 21st century in like highly paced, diffuse, advanced world where people all over the world have shifted for economy, for like for their to sustain their lives. तो सर अभी इस वाले टाइम में हम लोगों ने न्यू लिबरल डेमोक्रेसी का भी कोलैप्स देखा थ्रू ब्रेक्सिट एंड दे ब्लेम ऑन पीपल दैट ये सब कुछ जो है वो मूवमेंट से हुआ है लोगों की. तो दे आर द इकोनॉमिक प्रेशर, they build an economic pressure on European Union economy. So that's why Brexit occurs. Let's क्योंकि फिर ये मजीद कॉम्प्लिकेशन की तरफ सवाल जा रहा है, जरा इसको थोड़ा सा पहले यहाँ पे रुक के देख लेते हैं. First thing first, you see what nationalism gives us. It gives us basically vertical solidarity. It joins people on a vertical line on the basis of either race or around a nation state. ठीक है? Globalization on the other hand gives us a horizontal solidarity. We are saying all the people, the 7.5 billion people living on this planet Earth are interconnected. Right? Yes. Therefore ये दो चीजें जरा एक तो मुख्तलिफ हैं. अच्छा, अभी हमें ये देखना है, जो मैं आपके सवाल से समझाऊं, कि क्या नेशनलिज्म ग्लोबलाइजेशन अगर कोलैप्स कर जाती है तो क्या नेशनलिज्म इज द वे आउट फॉर अस, जैसे कि ब्रेक्सिट के जरिए जो आपने एग्जांपल दे रही थी हमें पता चला? द आंसर इज नो. क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम. ग्लोबलाइजेशन की एक डेफिनेशन ये है कि we have global problems that can be solved globally only. ठीक है? ये पेंडेमिक है, ये सिर्फ पाकिस्तान में लॉकडाउन कर लेने से या ना कर लेने से हल नहीं होगा.
हमें पूरी दुनिया की कोऑपरेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल पोलियो की एग्जांपल है, पूरी दुनिया से खत्म हो गया, हमारे मुल्क में अभी भी पोलियो है। सो देयरफॉर अगर मुझे मुल्क से बाहर जब मुझे जाना पड़ता है तो पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड बनवा के जाना पड़ता है, उनको दिखाना पड़ता है कि मैं पोलियो वैक्सीनेटेड हूँ। ठीक है, इसी तरह क्लाइमेट चेंज है। क्या क्लाइमेट चेंज कोई एक नेशन सॉल्व कर सकती है? नो। पाकिस्तान के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ठीक है, हमारे मुल्क में सैलाबों का खतरा है। क्या अगर सिर्फ पाकिस्तान, लेट्स सपोज हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, हम 10 अरब दरख्त लगा देते हैं तो हम बच जाएंगे? पूरी दुनिया जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन करती रहे और सिर्फ हम हर चीज बंद करके बैठ जाए तो क्या पाकिस्तान बच जाएगा? नहीं। वी हैव ग्लोबल प्रॉब्लम्स, इट हैज ग्लोबल आंसर्स। यस, जो आपकी फ्रस्ट्रेशन है आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि इस ग्लोबलाइजेशन में वन वे ट्रैफिक चलती रही, सिर्फ चंद अमीर कंपनीज और अफराद तक पैसे जाते रहे और बाकियों को बेनिफिट नहीं मिला। इस फिनोमिना को ठीक करने की जरूरत है। लेबर की यस। मूवमेंट पर जो चेक्स एंड बैलेंसेस थे वो खत्म करने की जरूरत है। लेबर शुड बी अलाउड टू गो एनीवेयर वेयर एवर दे कैन फाइंड अ जॉब। सो जो गलत चीजें हुई हैं फोर्थ फेज में ग्लोबलाइजेशन की, उनको रिवर्स करने की जरूरत है। नेशनलिज्म इज नॉट द आंसर बिकॉज आवर प्रॉब्लम्स आर ग्लोबल, राइट? टेररिज्म, Yes. terrorism is a global problem now. It cannot be solved. Extremism is a global problem. It cannot be resolved by just one country taking steps. कि पाकिस्तान अपने नॉर्दर्न एरियाज में जाके एक्शन कर दे और वो खत्म हो जाएगा टेररिज्म, जबकि अफगानिस्तान के अंदर जो है वो दुनिया भर की एजेंसीज जो है वो लोगों को ट्रेनिंग देकर भेजती रहे। इस तरह तो नहीं होगा। ये तो ग्लोबल कोऑपरेशन, रीजनल कोऑपरेशन के जरिए ही पॉसिबल है। सही। तो सर तो मैंने नेशनलिज्म, ओके सर, मेरा मतलब पॉइंट क्लियर हो गया है कि जी नेशनलिज्म इज नॉट द आंसर, जी बट सर like on media people are saying, and like see in India and see the people who are just focusing on their community, like in 2020 how we can bring back those of 1819 things and 1820 things, like this is totally insanity. तो when जब हमें कोई चीज आगे नजर नहीं आ रही होती तो हम लोग पीछे जाते हैं इंट्रोस्पेक्शन के लिए कि हम It's कौन से perfectly all लेसन right. अनलर्न रह गए। People do that. People do that. People, because माजी में जो चीज जो पास्ट में हुई होती है, people think that this is done and dusted and they are very confident about it. That this happened in the past, this thing will work now as well. So it is a natural tendency that people will fall towards the past. But answer to current problems is not falling towards the past. Therefore, what we एग्जैक्टली। require is leadership. अमेरिका में क्या हो रहा है? अमेरिका में लीडरशिप नहीं है। ब्राजील में क्या हुआ है? लीडरशिप नहीं है। इंडिया में क्या हो रहा है? लीडरशिप नहीं है। सो वी रिक्वायर लीडरशिप जो कि लोगों को आगे का विजन देगी। जब लीडरशिप नहीं होगी तो वो माजी का विजन देगी। ठीक है, जब जब प्रॉपर लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप होगी तो वो लोगों को प्रॉपरली गाइड करेगी कि ये हमारी मंजिल है, एंड दैट्स हाउ वी विल रीच टू दैट पर्टिकुलर स्टेज। ओनली दीज पॉपुलिस्ट फिगर्स, मैं उन्हें लीडर्स भी नहीं कहता, ट्रम्प, मोदी, बोरिस जॉनसन, XYZ, तो since they लीडर्स ना are ये लीडर्स थे ना exactly, since ये they are not पॉलिटिशियंस है। leaders, they are not leaders, so what they are doing, they are taking their nations backwards. यस। मोदी जो है वो आपको हिंदुत्व बता रहा है, वो आपको जी। पीछे लेके जा रहा है। ठीक है, बोरिस जॉनसन आपको पीछे लेके जा रहा है, आपको ट्रम्प पीछे की तरफ लेके जा रहा है। वो मसाइल जो आज से 50 साल पहले अमेरिकन सोसाइटी में रेज होकर सॉल्व हो गए थे, वो दोबारा खड़े होने शुरू हो गए। सो लीडर का काम होता है आगे लेके जाना, ना कि पीछे की तरफ लेके जाना। एंड टू सम एक्सटेंट हमारे जो मुल्क के लीडर हैं वो भी किसी किस्म के, they are also telling us that we have to go backwards rather than forward.
So leadership is missing in all over the world. In We can say majority of the countries, yes, but it is present in China, New Zealand. New Sir, Zealand, New Zealand, Canada, Canada. राइट. Yes, सो Canada. जहाँ पे लीडर्स हैं वो अपनी कौम को इस क्राइसिस से निकाल भी रहे और उनको आगे का विजन भी दे रहे हैं. बाकी कंट्रीज में ये कहा जा रहा है कि नहीं. मैं सख्त इख्तलाफ करता हूँ ये जो पॉलिसीज हैं ट्रम्प एंड अदर लीडर्स, बिकॉज दे आर ओनली फेवरिंग. जैसे मैंने अभी आपको स्टैट्स दिए हैं कि सिर्फ इन 3 माह में अमीर तरीन लोगों की दौलत में $565 बिलियन का इजाफा हो गया. So by just opening stock markets and some of the economy, they have benefited the rich. Only poor is suffering. So गरीब का नारा लगा के आप अमीर को अमीर कर रहे हैं, गरीब को गरीब तर कर रहे हैं. सर इस बात पे नोम चोम्स्की ने जब स्टार्ट हुआ था ये पेंडेमिक, तो उसका आया था स्पीच कि उसने ये कहा था कि अगर ये पेंडेमिक खत्म हो जाए तो जो मेन प्रॉब्लम है कैपिटलिज्म के, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज भी है और जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है, पेंडेमिक खत्म हो गया, पॉलिसीज भी बन जाएंगी, नई चीजें भी आ जाएंगी, चीजों को नए परसेप्शन से भी देखा जाएगा. लाइक नोम चोम्स्की इज सेइंग दिस. जो देन जो मेन चीज है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हुए हैं और हम लोग पूरी दुनिया सफर कर रही है, क्या वो चीजें चेंज होंगी लाइक कैपिटलिज्म एंड क्लाइमेट चेंज? देखिए जी, कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी जादू की छड़ी है. मसाइल क्रिएट भी, वो एक उर्दू का शेर है कि उसका मिसरा मुझे याद आ रहा है कि हादसा दफतन नहीं होता, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा दफतन नहीं होता. कहने का मकसद है कि आज स्टेज पर हम एक दिन में नहीं पहुंचे, इसके पीछे 40 साल की जो एक न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो तमाम शामिल हैं. अब क्या इसका हल जो है वो पेंडेमिक खत्म होने के 2 महीने बाद मिल जाएगा? नहीं मिलेगा. ये एक इवॉल्व होगा सोल्यूशन, ग्रेजुअली सोल्यूशन इवॉल्व होगा. मुल्कों को वक्त लगेगा, दुनिया को इस पेंडेमिक से रिकवर होने में वक्त लगेगा. इस वक्त चंद लीडर्स की ख्वाहिश ये है कि वो किसी तरह इस निज़ाम को बचा लें. हमारा अंदाजा ये है कि ये निज़ाम, जिसे आप कैपिटलिज्म कहते हैं, अपनी इस मौजूदा हालत में नहीं बच सकता. और ये बात 2008 से कही जा रही है. Either they have to bring radical reforms in capitalism or they have to get rid of capitalism altogether. ठीक है. मगर जो नया निजाम भी आएगा वो आप अगर ये समझते हैं कि वो पहले ही दिन फ्रूट देना शुरू कर देगा, that will not happen. We are looking for next 4-5 years, कम से कम हम बहुत जो है इकोनॉमिक टर्मोइल के देख रहे हैं. राइट. तो सर बात वो यही नोम चोम्स्की यही कह रहा है कि सर अच्छा नेशनलिज्म की तरफ हम आते हैं. Sir, nationalism, obviously, I'm not saying that we should be against nationalism or nationalism should not be there. I'm not saying it. But sir, nationalism, जैसे कि हर ism, it goes through underlying some changings every season, every year, every century. कोई भी ism है, जैसे capitalism है, communism है, socialism है, it has different colors. It has go through under different layers of changings. तो इसके कई shades हैं, कई various shades हैं इसके. तो सर ये जो लाइक नेशनलिज्म है, अभी जो ग्लोबलाइजेशन का 5th फेज है, तो सर इसमें हम नेशनलिज्म को कैसे देखेंगे, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ चाइना? लाइक चाइना हैज स्टार्टेड द न्यू नेशनलिज्म, क्योंकि चाइना को देखा गया है पूरी दुनिया में कि चाइना हैज बिकम द रीजन ऑफ दिस पेंडेमिक आउटब्रेक. So China की तरफ hit, like xenophobic factors were already there in the world due to some factors like neoliberal democracy and due to many factors that there were xenophobic elements in the whole world. But now
uh, like xenophobic attitude to, especially toward Chinese people, is growing day by day, has grown day by day in America, in Europe, in India, in many countries. So they have changed their nationalism. In like they are like they are they have focused on their domestic market, and they China, have yes, this is the new article which I will send you after this podcast. uh, Like they uh, on Diplomat magazine, I have read this I don't know, article. somebody might have written, because इस वक्त दुनिया में बहुत कुछ लिखा जा रहा है and people have their opinion. But what about Road and Belt Initiative? Uh, China has massively invested not only in Pakistan. So Uh, no, in not in Africa. this regard, not in this aspect. I'm saying, of course, he China has this strategy to adopt the friendly cultural friendly relation with their like neighbors and other countries. But right now, like they are focusing on their domestic culture and their the domestic things. So so the new Chinese has started a new nationalism. Like this debate has now begun. I think West you have and the Western scholars, they have a very nice way of confusing the people, generations, or you can say young generations especially, by just throwing fillers in the market, right? For example, for the last 40 years, we were told that the world is culturally uniting, and they called it Americanization of the culture. कि मैंने आपने भी जीन्स पहननी शुरू कर दी और हमने इंग्लिश बोलनी शुरू कर दी और हम अमेरिकनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं. And now you are giving me a new phenomena that China is going back to its culture, and maybe it will be exporting its culture to the world. But cultures usually are based in their geographies. Now, yes, language is part of culture, but it is the mainstay of communication between people. जिस भी जबान के अंदर साइंटिफिक रिसर्च होगी, क्योंकि आज हम साइंस के दौर में जिंदा हैं, कॉमर्स के दौर में जिंदा हैं, वो लिंग्वा फ्रेंका बन जाएगा. एंड चाइना, चाइनीज एंड अमेरिकन, और यू कैन से इंग्लिश लैंग्वेज, दे आर कंपीटिंग फॉर स्पेसेस. चाइना के चाइनीज लैंग्वेज में भी बहुत कुछ लिखा जा रहा है और इंग्लिश लैंग्वेज में भी बहुत काम हो रहा है. सो मेरे कहने का मकसद है कि we have to be very cautious when it comes to these fillers, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज और वेस्टर्न स्कॉलर्स जो हैं, वो सिर्फ हमारी मेंटल एक्सरसाइज के लिए या हमें कंफ्यूज करने के लिए छोड़ देते हैं. वो 5-6 साल उसके ऊपर खूब किताबें लिखी जाती हैं. फुकुयामा साहब ने लिख दिया जी एंड ऑफ द हिस्ट्री, पूरी दुनिया ढोल के पीछे पड़ गई, यंगस्टर्स किताबें पढ़ पढ़ पागल हो गए. कहाँ एंड ऑफ हिस्ट्री हुई? ठीक है, उसके बाद क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बात आ गई. 10 साल क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का बड़ा ढोल. अभी पिछले 5 साल से पोस्ट मॉडर्निज्म के नाम से एक शोशा छोड़ा गया है. सो ये वो शोशे हैं मेरे ख्याल में, जो कि टू कीप द यंगस्टर्स बिजी in various activities. हाँ, फिलर्स हैं जिनकी ना कोई फिलोसॉफिकल बेस होती है, बट क्योंकि ये वेस्टर्न कंट्रीज से आ रहे होते हैं एंड वी वर डोमिनेटेड सो फार बाय द वेस्टर्न कंट्रीज, वी स्टार्ट परसुइंग देम, ट्राइंग टू एनालाइज. उनके ऊपर किताबें, उनको समझने के लिए किताबें लिखी जा रही होती हैं, फिर उस पर काउंटर किताबें लिखी जा रही होती हैं, और बाद में पता चलता है कि नहीं, ये तो वैसी बात हो गई थी, अब एक नया प्रॉब्लम, जो कि रियल प्रॉब्लम. आई थिंक द रियल प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल टुडे एज वी आर स्पीकिंग, एंड दैट इज almost 2 billion people in the world are unemployed. 400,000 people are dead.
6 million people are infected from this virus. So हमें बिल्कुल पता है रोटी हमारा प्रॉब्लम है, बेसिक फैसिलिटीज हमारा प्रॉब्लम है, नौकरियां हमारा प्रॉब्लम है. So therefore, let's not get tangled with this debate of China अपना कल्चर पता नहीं वो कोई नया एक्सपेरिमेंट कोई करने लगे हैं. China ये has a मैं 5,000 years history. नहीं नहीं, I agree that you have read it somewhere. You have read it नहीं, somewhere. ये मैं इस एस्पेक्ट से कह रही हूँ, इस चीज को, ये अगली मेरी बात ये थी सर कि हम लोग ये नहीं कह सकते कि ग्लोबलाइजेशन ही रहेगी और इसको खत्म हो जाना चाहिए या इसको आगे जाना चाहिए. सर दिस इज द डिबेट बिटवीन ग्लोबलाइजेशन वर्सेस नेशनलिज्म. तो इसमें जो एलिमेंट्स आई हैव रेड, तो मैं वो आपसे डिस्कस कर रही थी. तो सर अभी ये जो ग्लोबलाइजेशन के 5th फेज में हम लोग हैं, तो मैंने ये बात की कि नेशनलिज्म अभी इस ग्लोबलाइजेशन के 5th, ऑब्वियसली नेशनलिज्म is in the roots of every country. Like we are not against nationalism. हर किसी को अपने कौम और अपनी जगह से और अपने लोगों से प्यार होता है. लेकिन अभी इस वाले फेज में नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन और मीनिंग काफी चेंज हो गया है, क्योंकि हम लोग काफी दुनिया इवॉल्व हो चुकी है. तो Well, नेशनलिज्म को हम सर और तरीके से अब हम देखेंगे ना. हम लोग उस फैसिस्ट आइडियोलॉजी जो इंडिया में इस टाइम चल रही है और जो दूसरे कंट्रीज में चल रही है, उस तरह से तो हम नेशनलिज्म नहीं लेकर आएंगे. there are two types of nationalism. Primordial nationalism. Primordial होता था जो ethnic based होता था, ठीक है. Yes. किसी भी एक कास्ट या किसी भी एक. उसके बाद एक आया सिविल नेशनलिज्म. सिविल नेशनलिज्म के अंदर हम जो बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि जिसको बहुत खूबसूरती से एरिक हॉसबॉर्न ने एक्सप्लेन किया. उसने कहा कि ये री-इनोवेशन ऑफ ट्रेडिशंस हो रही है, ठीक है. तो ये क्या चीज है? ये इस तरह है कि पहले लेट्स सपोज मुकद्दस किताब बाइबल थी, तो अब मुकद्दस किताब है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. पहले मुकद्दस इमारत जो थी वो वेटिकन थी, तो अब मुकद्दस इमारत हो गई व्हाइट हाउस, ठीक है. तो हमने ट्रेडिशंस को, उन सिंबल्स को चेंज कर दिया. और अमेरिका के अंदर क्योंकि अब मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, तो उनको बिलीव करना है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पर. जरूरी नहीं है कि वो बाइबल पे यकीन करें, क्योंकि वहाँ हिंदू भी हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, यहूदी भी रहते हैं. बाइबल कैन नॉट परफॉर्म अ यूनिफाइंग रोल फॉर द पीपल, ठीक है. सो देयरफॉर ये हम सिविक नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं. तो जब एक लेट सपोज मुल्क में ये हो सकता है कि लोग अपनी रंग, नस्ल, जबान, मजहब, इन तमाम तफरीकात से बालातर होकर एक आइन पर, नई किताब पर यानी कि इकट्ठे हो सकते हैं, तो ये ग्लोबली क्यों नहीं हो सकता? Yes, the question is this. The main question ये is this. ग्लोबली भी पॉसिबल है. ये लोग जो जिसकी तरफ कुछ लोग इशारा भी कर रहे हैं कि क्या ग्लोबलाइजेशन को मॉनिटर करने के लिए कोई ग्लोबल गवर्नमेंट भी है? यूएनओ अभी तक जो है वो किरदार अदा नहीं कर सका कि वो एक डिबेटिंग क्लब है, मगर वहां पे गरीब ममालिक, छोटे ममालिक जो हैं उनका they are unable to get justice from there. Palestine problem has not been resolved. Kashmir problem has not been resolved, right? They can only condemn atrocities jahan jahan ho rahi hain. So my question is that if people can believe in American nationalism, the American way of life as they call it, or they can talk about other civic nationalism across the world, why not global nationalism? Yes, global nationalism. Right. So Harari also again, talk about it. So this is, I think, is the ultimate solution, because no country will be able to solve the problems. Challenges global हैं, उसके answers भी global ही होंगे. कोई मुल्क Sir, global. Okay. मसलन जी इस sir. रिसेशन से या इस ब्रेकडाउन से, इस कोलैप्स से कोई एक मुल्क बाहर नहीं आ सकता तन्हे तन्हा. It needs collective effort from regional as well as global community. Otherwise, they won't be able to come out. But sir, है कि sir जो मॉड्यूल्स हैं
कल्चरल मॉड्यूल्स वेस्ट और ईस्ट के दरमियान। सर मॉड्यूल्स जो मतलब लाइक सर वेस्ट में जैसे न्यू लिबरल सर जैसे कल्चरल इम्पैक्ट्स भी तो है ना डिफरेंट जगहों पे। तो अगर हम ग्लोबल नेशनलिज्म की बात करते हैं, जैसे हम आइडेंटिटी की बात करें, तो ईस्ट में आइडेंटिटी को रिलीजियस आइडेंटिटी के तौर पे देखा जाता है। स्पेशली जैसे यहाँ ईस्ट में अगर हम आइडेंटिटी की बात करें तो हमारा फॉरन से माइंड जाता है रिलीजियस आइडेंटिटी। वेस्ट में अगर हम बात करेंगे तो हम ही इज अमेरिकन और ही इज यूरोपियन, हम उधर हम उसको उस तरह से लेते हैं। तो आइडेंटिटी इटसेल्फ इज सम कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, इसको हम मतलब जनरलाइज नहीं कर सकते एक चीज में। तो सर द क्वेश्चन इज दिस के अगर हम ग्लोबल नेशनलिज्म की बात करें तो वो मुल्क जो कल्चरली इन्फ्लुएंस्ड है ज्यादा, लाइक नीदरलैंड है, जैसे न्यूजीलैंड है, सर वो लोग कल्चरली इन्फ्लुएंस्ड हैं। और दूसरा इस तरफ हम लोग भी कल्चरली इन्फ्लुएंस्ड हैं, चाइना भी। तो सर ये सवाल जिसने ये कहा है कि ग्लोबलाइजेशन इज ओवर एंड वी राइट नाउ वी हैव टू मेक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, तो उनसे भी ये सवाल किया गया। तो उन्होंने ये बात की कि अब जो दुनिया में जो इमर्जेंस होगी मल्टीपल ऑर्डर की, सर उसमें लेविथियन और जो कंट्रीज है डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो हैं, लेवलर कंट्रीज, उनके दरमियान जो है वो एक वो टेंशन रहेगी, फ्रिक्शन रहेगी। सर इस पे आप क्या कहते हैं? अच्छा, पहली चीज तो जो आपने अगेन फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन वाज आइडेंटिटी, and please do remind me the second part because I might forget what second part was. Have you ever asked from the tablet of Panadol what is its religion? सर नो। अभी हम कोविड-19 में हैं और हमें तरह तरह की एंटीबायोटिक्स लगानी पड़ती हैं या मेडिसिन खानी पड़ती हैं, या आम बीमारी में भी कभी आपने पूछा कि ये किस खानदान, कौन सा इसका है, क्या रंग है? Whatever the doctor suggest you, whatever the best book is available, you buy it. Whatever best medicine is available, you buy it. So identity politics is very dangerous, let me tell you, because it divides people. It divides people. जब हम ये कहते हैं ना कि जी ये काला है और ये गोरा है और ये पीला है इसकी रंगत और ये चाइनीज है, वी आर डिवाइडिंग द ह्यूमन काइंड। होमो सेपियंस को हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है? और ये हमें इसके बारे में मुहतात रहना चाहिए कि हमें इस किस्म की प्रोपगेशन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के, और इवन अगर आप इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लें तो ये गलत है, ठीक है? और वैसे भी आप अगर जनरली भी बात कर लें तो ये गलत चीज है कि हम लोगों को उनके कलर, कास्ट, क्रीड या किसी भी हवाले से हम उन्हें डिवाइड करें। वी बिलीव दैट अगेन 7.54 बिलियन पीपल, कुछ लोग कह रहे हैं 7.4, कुछ 7.5 बिलियन, दे आर ऑल होमो सेपियंस, दे ऑल हैव देयर, यमन के बच्चे की भी वही न्यूट्रिशन डिमांड्स हैं जो पाकिस्तान के बच्चे की। ओके। तो मेरे ख्याल में ये एक गलत तरफ हमें चीजें ले जाती हैं। And again, as I have promised, I have forgotten the second part of your question. सर सेकंड पार्ट ये है कि जो इकोनॉमिस्ट हैं सर लाइक सुलिवन जो हैं, जिन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के वो इकोनॉमिस्ट हैं, और उन्होंने जो उनसे जब जब उन्होंने when he make the statement that globalization is over now and we have to move toward multiple order, तो सर उनसे उस दौरान एक क्वेश्चन किया गया और उन्होंने ये कहा कि like the new multiple order world will now has two poles, two different regions. One is Levithian and second one is levelers. तो सर लेवलर्स का जाहिर सी बात है अपना उनका कंट्री का कल्चर है और उनका अपना बिहेवियर है, उनकी अपनी पॉलिटिक्स है। और इधर जो लेविथियन कंट्रीज हैं, जो कंट्रोल रिजीम्स जैसे अथॉरिटेरियन रिजीम बीच में आ जाते हैं, उनका अपना बिहेवियर और उनकी अपनी जैसे कि सर अभी कोल्ड वॉर के दौरान हमने देखा अमेरिका और रशिया के दरमियान एक टेंशन, एक फ्रिक्शन, और अब ये लाइक दुनिया मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है, तो इसमें दो पोल्स में चीजों को डिवाइड करना और उसमें प्रिंसटन जो है वो एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, am I right? यस, अमेरिकन यूनिवर्सिटी है।
So therefore अमेरिकन्स को ऐसा कोई वर्ल्ड ऑर्डर या वो उसे ग्लोबलाइजेशन ही नहीं समझते जिसमें अमेरिका लीडर ना हो. Are you getting और what सर I'm वो अपने trying आप को to खुद say? इलेबोरेट करते हैं. यस. This is what I'm saying. Only because America will no longer be the leader of the world means globalization खत्म हो गई. अगर अमेरिका की जगह रशिया फॉर एग्जांपल या पाकिस्तान दुनिया का लीडर बन जाए तो हम कहेंगे जी ग्लोबलाइजेशन खत्म हो गई. आई थिंक इस आर्गुमेंट को भी क्रिटिकली देखने की जरूरत है. उन्होंने एक प्रेडिक्शन ये किया है कि जनाब क्योंकि अमेरिका अब दुनिया का लीडर नहीं रहेगा लिहाजा यहाँ पर केओस मच जाएगा, मल्टीपोलर वर्ल्ड बन जाएगी, एक तरफ रशिया उभर आएगा. यही कंट्रीज बचती है ना पीछे भी. रशिया है, चाइना है, अमेरिका है, ये यूरोपियन यूनियन है. ठीक है. और ये आपस में धीगा मुश्ती करेंगे और बड़ा खप मच जानी है बिकॉज अब कोई यूनिपोलर लीडर नहीं रह गया, कोई एक मुल्क जो है वो बड़ा नहीं रह गया. अगेन पॉइंट इज दैट हिस्ट्री, डार्विन ने भी एक बात की थी. हम सिर्फ डार्विन की एक लाइन लेकर चल पड़ते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की. डार्विन की जो किताब है वो भरी पड़ी है विद द एग्जांपल ऑफ कोऑपरेशन. Yes, we have to still see what kind of a leader China will be. But now indications जितनी भी आ रही हैं वो ये नजर आ रही है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में China will be the leader. Right? So yes, it will not be an easy thing for Americans to digest. I can understand that. But that doesn't mean कि all of a sudden globalization का switch on switch off button है और वो all of a sudden बंद कर दिया जाएगा ग्लोबलाइजेशन खत्म. सर मेरा यही क्वेश्चन है, जैसे चाइना अभी आपने कहा कि he will like it will be now the superpower. Sir, the question is not about of being a superpower. Either it is America or either it is China. The thing is, the world is going toward the multipolar world, and in multipolar world there are two types of regions. One is leveler and one is Levitian. So of course both have different cultures, both have different political behaviors towards each other. So what you can say about that? History teaches us that if there is a multipolar world, there is going to be friction and there is going to be a cold war. जो कुछ इस वक्त अमेरिका में हो रहा है, let's see कि अमेरिका इस काबिल रहेगा भी कि नहीं रहेगा कि वो as the other pole exist कर सकता है कि नहीं कर सकता. I think same is the situation in European Union. And what we can see and say towards China, about China is that we can see that there is growing cooperation between China and Russia, right? And it has to be seen, America and European Union and England, how much resistance in the future they'll be able to put against the Chinese influence in the world. Right, so I think the only thing already we can see that the countries are shifting towards Chinese influence. They're preferring Chinese influence over the American influence. Again, it will take some time and things will get much transparent in the coming years. But so far, multipolarity will not exist for a very long time. It has to be unipolarity in the long run. Okay, so you are saying that again the world will come into unipolar world, will move toward unipolar point. This is what international relations theories tell us, that multipolarity cannot exist for a very long time. It will either vanish or gradually the competition will allow one country or group of countries to dominate. So we wish that this time it is through cooperation rather than a cold war, because cold war के नताइज खतरनाक हो सकते. Yes. Okay. Sir, my last question is, sir, like all the analysts and all the expertise of especially medical expertise in medical field, like they are
and environmentalists too. Like they are talking about green recovery from this coronavirus. So what do you say about that? Yes, because to some extent, yes, I agree with them. The only thing is that climate change is a very serious threat to humankind. If you can defeat this virus, something else will erupt and poses a challenge to humankind. So ultimately, it is high time that we must address climate change. And what they are saying is that nature has given us an opportunity to look what we have done so far, and whatever changes we want to bring, be it economic, social, cultural, we should keep climate change into the equation, and basically we have to mend our ways. So I agree that climate change should be on the top of the agenda while we are thinking about economic recovery after this pandemic. Okay. Mhm. Thank you, sir, My pleasure, for Ji. this It was nice wonderful. talking to you, and I hope we can have other sessions as well. Yes, sir. I Why don't not? know. Maybe Sure. there's going to be loads of question. I'm expecting, and any times if you want follow up Zoom chat, I'll be very happy to do that. Thank you. Sir, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Allah Hafiz. Allah Hafiz, Ji.